अमरकांत मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रांत में सर्वप्रथम आया, पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति न पा सका। इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ, क्योंकि वह अपने मनोविकारों को कोई टिकौना न देना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों में पत्र व्यवहार करने का काम उठा लिया। धनी पिता का पुत्र था, यह काम उसे आसानी से मिल गया। लाला समरकांत की व्यवसाय नीति से प्रायः उनकी बिरादरी वाले जलते थे और पिता पुत्र के इस वैमनस्य के तमाशा देखना चाहते थे। लाला जी पहले तो बहुत बिगड़े। उनका पुत्र उन्हीं के सहवर्गियों की सेवा करे, यह उन्हें अपमानजनक जान पड़ा। पर अमर ने उन्हें सुझाया कि वह यह काम केवल व्यावसायिक ज्ञानों उपार्जन के भाव से कर रहा है। लाला जी ने भी समझा कुछ न कुछ सीख ही जाएगा, विरोध करना छोड़ दिया। सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। एक दिन दोनों में इसी बात पर झड़प हो गई। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपये के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। ये तो धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपये दे तो न लूँ। जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूँ तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊँ? सुखदा ने निर्दयता के साथ कहा, तो जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित बनकर रहूं? इसका आशय तो यही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने पिरोने का धंधा उठाऊं। अमरकांत ने संकट में पड़कर कहा, तुम्हारे लिए इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? मैं खाती पहनती हूँ, गहने बनवाती हूँ, पुस्तकें लेती हूँ, पत्रिकाएं मंगवाती हूँ। दूसरों ही की कमाई पर तो इसका तो यह आशय भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं, मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए। अमरकांत को संकट से निकलने की एक युक्ति सूझ गई। अगर दादा या तुम्हारी अम्मा जी तुमसे चिढ़ें और मैं भी ताने दूं, तब निसंदेह तुम्हें खुद धन कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई मुंह से न कहे पर मन में तो समझ सकता है। अब तक तो मैं समझती थी तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूँगी लड़कर ले लूँगी, लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो, यही बात है या कुछ और? अमरकांत ने हार कर कहा, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? दादा से हर महीने रुपये के लिए लड़ता रहूं? सुखदा बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। यह दूसरों की चाकरी छोड़ दो और घर का धंधा देखो। जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों को दो। मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है। सुखदा मुस्कुरा कर बोली, यह तो तुम्हारा अच्छा तर्क है। मरीज को छोड़ दो, वह आप ही आप अच्छा हो जाएगा। इस तरह मरीज मर जाएगा, अच्छा ना होगा। तुम दुकान पर जितनी देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो यह घृणित व्यापार न होने दोगे। यह भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर लाला जी सारा काम तुम्ही को सौंप दें, तब तुम अपनी इच्छानुसार इन्हें चलाना। अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते तो न लो, लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो। वह वही कर रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है। तुम विरक्त होकर उनके विचारों और नीति को नहीं बदल सकते। और अगर तुम अपना ही राग अलापोगे तो मैं कह देती हूँ अपने घर चली जाऊँगी। तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो वह मेरे मन की बात नहीं। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में अभ्यस्त हो। मेरे लिए यह नया अनुभव है। अमरकांत परास्त हो गया। इसके कई दिन बाद उसे कई जवाब सूझे, पर इस वक्त वह कुछ जवाब न दे सका। नहीं, उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी। उसका अंकुर भी माता की निर्ममता ने जमाया था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था। और वह दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था जब उसके चिता की वृत्ति ही बदल जाए। उसने निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही। हाँ, अपनी शिक्षा का खर्च वह
पिता के लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका। इसके लिए उसे कोई दूसरा ही गुप्त मार्ग खोजना पड़ेगा। सुगदा से कुछ दिनों के लिए उसकी संधि सी हो गई। इसी बीच में एक और घटना हो गई जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया। सुगदा इधर साल भर से मैके न गई थी। विधवा माता बार बार बुलाती थी। लाला समरकांत भी चाहते थे कि 2-1 महीने के लिए हो आए, पर सुगदा जाने का नाम न लेती थी। अमरकांत की ओर से निश्चिंत न हो सकती थी। वह ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजिमी था। 10-5 दिन बंधा रहा तो फिर पुट्टे पर हाथ ही न रखने देगा, इसलिए वह अमरकांत को छोड़कर न जाती थी। अंत में माता ने स्वयं काशी आने का निश्चय किया। उनकी इच्छा अब काशीवास करने की भी हो गई। 1 महीने तक अमरकांत उनके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा। गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला, जो न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। उसकी सफाई और सफ़ेदी में कई दिन लगी। गृहस्थी की सैकड़ों ही चीज़ें जमा करनी थी। उसके नाम सास ने 1000 का बीमा भेज दिया था। उसने कतर ब्योंत से उसके आधो ही में सारा प्रबंध कर दिया। पाई पाई का हिसाब लिखा तैयार था। जब सास जी प्रयाग का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंची तो वहां का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अमरकांत ने बचत के 500 रुपये उनके सामने रख दिए। रेणुका देवी ने चकित होकर कहा, क्या 500 ही में सब कुछ हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं आता। जी नहीं, 500 ही खर्च हुए। यह तो तुमने इनाम देने का काम किया है। यह बचत के रुपये तुम्हारे हैं। अमर ने झेपते हुए कहा, जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे मांग लूँगा। अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। रेणुका देवी रूप और अवस्था से नहीं, विचार और व्यवहार से वृद्धा थी। ज्ञान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना न कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है। लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था, किंतु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता। भोग विलास सैर तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है। रेणुका के जीवन में यह आधार पशु प्रेम था। वह अपने साथ पशु पक्षियों का एक चिड़ियाघर लाई थी। तोता, मैने, बंदर, बिल्ली, गायें, हिरन, मोर, कुत्तों आदि पाल रखे थे और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थी। हर एक का अलग अलग नाम था, रहने का अलग अलग स्थान था, खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे। अन्य रईसों की भांति उनका पशु प्रेम नुमाइशी, फैशनेबल या मनोरंजक न था। अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी। वह उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी मानो अपने नाती पोते हो। ये पशु भी उनकी बातें, उनके इशारे कुछ इस तरह समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था। दूसरे दिन माँ बेटी में बातें होने लगी। रेणुका ने कहा, तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई। सुगदा लज्जित होकर बोली, क्या करूं अम्मा, ऐसी उलझन में पड़ी हूँ कि कुछ सूझता ही नहीं। बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। दादाजी चाहते हैं वह घर का धंधा देखें। वह कहते हैं मुझे व्यवसाय से घृणा है। मैं चली जाती तो न जाने क्या दशा होती। मुझे बराबर खटका लगा रहता है कि वह देश विदेश की राह न ले। तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया, और क्या कहूँ। रेणुका चिंतित होकर बोली, मैंने तो अपनी समझ के घर वर दोनों ही देखभाल कर विवाह किया था, मगर तेरी तकदीर को क्या करती। लड़के से तेरी अब पड़ती है या वही हाल है। सुगदा फिर लज्जित हो गई। उसके दोनों कपोल लाल हो गए। सिर झुकाकर बोली, उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती। तेरी जैसी रूपवती एक सीधे साधे छोकरे को भी न संभाल सकी। चाल चलन का कैसा है। सुगदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं है, पर इस समय वह इस बात को निश्चयात्मक रूप से न कह सकी। उसके नारित्व पर धब्बा आता था। बोली, मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं। अम्मा, इतने दिन हो गए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि कोई चीज़ ला कर देते। जैसे चाह रहा हूँ, उनसे कोई मतलब ही नहीं।
रेणुका ने पूछा, तू कभी कुछ पूछती है, कुछ बनाकर खिलाती है, कभी उसके सिर में तेल डालती है? सुगदा ने गर्व से कहा, जब वह मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी है? वह बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी, बेटी बुरा ना मानना, मुझे बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है। तू समझती है वह तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा? ऐसे मर्द होते हैं, यह मैं जानती हूँ, पर वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। न जाने तू क्यों उससे तनी रहती है। मुझे तो वह बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारे की माँ मर गई, विमाता मिली, वह डाइन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर न समझ सका। जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुगदा चिढ़कर बोली, वह चाहते हैं मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा छोटा पहनूं और वह घर से अलग होकर मेहनत और मजूरी करें। मुझसे यह न होगा, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। वह अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुंह न जोहूँगी। रेणुका ने तिरस्कार भरी चितवनों से देखा और बोली, और अगर लाला समरकांत का दिवाला पीट जाए? सुगदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही न की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पीटने लगा? ऐसा संभव तो है। सुगदा ने माँ की संपत्ति का आश्रय न लिया। वह न कह सकी, तुम्हारे पास जो कुछ है वह भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा न कहने दिया। माँ के इस निर्दय प्रश्न पर झुंझला कर बोली, जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर आग में नहीं कूद जाता। बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उनकी संपत्ति का वारिस आने वाला है। कन्या के भविष्य के विषय में उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी। इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया। उन्होंने आनंद विह्वल होकर सुगदा को गले लगा लिया।